हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 12 यूनिट 5 का, और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट पार्ट 2। तो हमने पार्लियामेंट पार्ट 1 पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। चैनल पे जाके आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं। ये हमारा पार्लियामेंट का सेकेंड लेक्चर है और ओवरऑल यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 12 है। तो हमने पार्लियामेंट में कल क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था पार्लियामेंट में कि पार्लियामेंट क्या होता है। फिर हमने आर्टिकल नंबर 79, 80, 81, देन 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, हमने 88 तक पढ़ लिया था। तो आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके और देख सकते हैं। तो आज हमारा पार्ट 2 है पार्लियामेंट का, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 89 से। तो आर्टिकल नंबर 89 में क्या दिया हुआ है? चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, अब देखिए, हम सबको पता है कि हमारी पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे हाउस की बात कर रही हूँ। तो 2 हाउस होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। तो ऑब्वियस है कि अगर 2 हाउस है तो दोनों हाउस को कोई भी बंदा या बंदी जो है वो प्रिसाइड करेगा। तो राज्यसभा में भी चेयरमैन होते हैं, देन एक वाइस चेयरमैन होते हैं। सेम लोकसभा में एक स्पीकर होते हैं और एक डिप्यूटी स्पीकर होते हैं। ओके, और यहाँ पे भी हम इसको चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ही बोलेंगे। तो आर्टिकल नंबर 89 में वही बताया गया है, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यानी राज्यसभा को प्रिसाइड कौन करेगा? चेयरमैन करेगा। एंड डिप्यूटी चेयरमैन के क्या वर्क्स है, क्या उनकी पावर है, चेयरमैन के क्या वर्क्स है, क्या फंक्शंस है उनके, वो सब अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अभी हम देखते हैं चेयरमैन। तो चेयरमैन क्या होता है? यहाँ पे मैंने लिखा है वीपी इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। वीपी का मतलब होता है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया उसको। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है हमारे इंडिया का, वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। अब देखो, एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इंसान ऑलरेडी एक पोस्ट पर वर्क कर रहा है, उसी के साथ में अगर वो दूसरी पोस्ट पर भी है, तो उसमें हम क्या एक्स ऑफिशियो वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यानी वाइस प्रेसिडेंट तो है इंडिया का, उसी के साथ साथ में वो राज्यसभा का चेयरमैन भी है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जो भी व्यक्ति आएगा, जो भी व्यक्ति इलेक्ट होगा और जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, वो ऑटोमेटिक ही चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का। तो एक्स ऑफिशियो का मतलब वही होता है कि अगर कोई भी इंसान वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठता है तो वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा हमारी राज्यसभा का। अब अगर हम चेयरमैन बनने के लिए क्वालिफिकेशन देखें, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए अगर हम क्वालिफिकेशंस देखें, तो क्वालिफिकेशंस क्या क्या होगी? सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर ऑफ एज, एलिजिबल टू बिकम राज्यसभा मेंबर। इसका मतलब क्या हुआ? उसे सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, यानी भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसकी एज 35 ईयर होनी चाहिए। देखो, हमने कल क्या देखा था कि राज्यसभा मेंबर बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए? 30 मिनिमम। और लोकसभा मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25। और राज्यसभा का चेयरमैन बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर। ठीक है, और उसी के साथ में अगर किसी को भी हम चेयरमैन बनाएंगे तो वो एलिजिबल होना चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। यानी राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो जो क्वालिफिकेशन होती है वो उस इंसान को फुलफिल करनी होगी। ठीक है, तो ये 3 हमारी क्वालिफिकेशन है चेयरमैन बनने के लिए। अब इनका टर्म होता है 5 ईयर। कितना टर्म होता है? 5 ईयर। अब हमें ये तो पता है कि राज्यसभा हमारी जो है ये डिसॉल्व नहीं होती है, ये कंटिन्यूटी में चलती है। ठीक है, बट इसके जो राज्यसभा के मेंबर है उनका टर्म 6 साल का होता है, लेकिन इसके जो चेयरमैन है उसका टर्म कितना होगा? 5 साल का होगा। ठीक है, और रेजिग्नेशन, चेयरमैन रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन क्यों देंगे? अब देखो, हम ना जब आगे पढ़ेंगे ना तो हम ये पढ़ेंगे कि जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर लोकसभा का, वो रेजिग्नेशन देता है डिप्यूटी स्पीकर को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि चेयरमैन डिप्यूटी चेयरमैन को नहीं देता है रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट को देता है। क्यों? क्योंकि जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया का। ठीक है, तो इसलिए वो वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए वो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देगा। नाउ, अब अगर हमको कोई भी इंसान है जो कि वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन है, तो अगर उसे रिमूव करना है तो रिमूव कैसे करेंगे? एक रिजोल्यूशन पास करेगी हमारी राज्यसभा। ठीक है, कौन पास करेगी? राज्यसभा। और वो रिजोल्यूशन वो पास कैसे करेगी? मेजोरिटी की वोटिंग से। ठीक है, वोटिंग होगी राज्यसभा के अंदर, और वोटिंग कैसी होगी? मेजोरिटी, है ना। तो राज्यसभा में वोटिंग होगी
वोटिंग कैसी होगी, मेजोरिटी में वोटिंग होगी और एक रिजोल्यूशन पास करेगी, और अगर रिजोल्यूशन पास हो जाता है देन लोकसभा में उस रिजोल्यूशन को एग्री करना जरूरी होगा, और अगर ये चीज हो जाती है पूरी फुलफिल देन उस इंसान को हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब अगर हम चेयरमैन की सैलरी एंड अलाउंसेस देखें तो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो हमारे ना दो फंड्स होते हैं, एक तो कंसोलिडेटेड फंड हो गया इंडिया का और एक कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, दो फंड्स होते हैं। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि दोनों फंड्स में क्या होता है और क्या डिफरेंस होता है, बट यहाँ पे हमको देखना है सैलरी एंड अलाउंसेस किसके चेयरमैन की, तो चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे चार्ज वर्ड का यूज करा गया है ना, तो चार्ज का मतलब क्या होता है कि मतलब कंसोलिडेटेड फंड में से इनकी जो सैलरी एंड अलाउंसेस है ना वो तो हमें निकालना ही निकालना है, मतलब उसमें कोई भी प्रकार का हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब ये तो इसमें से निकलेगा ही निकलेगा, तो ये होता है चार्ज का मतलब। अब आता है वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या फिर डिप्यूटी चेयरमैन, कुछ भी बोलो सेम बात है। इनकी अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो क्वालिफिकेशन 3 है, क्या क्या, सिटीजन ऑफ इंडिया, 30 ईयर ऑफ एज, देखो यहाँ पे 35 ईयर ऑफ एज थी बट यहाँ पे 30 ईयर ऑफ एज है, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब देखो डिफरेंस क्या है, चेयरमैन को राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर होने के लिए जो जो क्वालिफिकेशन लगती है वो क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। वहीं वाइस चेयरमैन को राज्यसभा का मेंबर होना ही जरूरी है, यानी राज्यसभा अपने मेंबरों में से ही कोई एक पर्सन को वाइस चेयरमैन बनाएगी, ठीक है, समझ आया, मतलब ये राज्यसभा के मेंबर में से ही होगा, और वाइस प्रेसिडेंट को जरूरी नहीं है कि वो राज्यसभा का मेंबर हो, बट राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन जो लगती है वो क्वालिफिकेशंस उसमें होनी चाहिए, तो ये डिफरेंस याद रखना। इनकी जो सैलरी एंड अलाउंसेस है वो भी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इनका टर्म होता है 6 ईयर। अब देखो यहाँ पे इनका टर्म 6 ईयर है एंड हमारे चेयरमैन का टर्म 5 ईयर है, तो ये भी एक डिफरेंस हो गया, तो वो भी हमको याद रखना है। इनका टर्म 6 साल क्यों है, क्योंकि ये राज्यसभा के मेंबर ही हैं इसलिए, और इनका टर्म 5 ईयर क्यों है, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर नहीं है, ठीक है। देखो चेयरमैन ऐसा है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट के लिए हम इलेक्ट कर देंगे ना जिस पर्सन को, वो ऑटोमेटिक चेयरमैन बन जाएगा। अब हम देखने वाले हैं आर्टिकल नंबर 90, जिसमें वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ डिप्यूटी चेयरमैन दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर डिप्यूटी चेयरमैन को रिजाइन करना हो या डिप्यूटी चेयरमैन को रिमूव करना हो या फिर उनकी सीट अगर वैकेंट हो तो उसके प्रोविजंस काय में दिए हुए हैं, आर्टिकल नंबर 90 में दिए हुए हैं। अब देखो डिप्यूटी चेयरमैन अगर राज्यसभा का मेंबर नहीं बचा है अब, तो फिर उसकी जो सीट है वो कैसी हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो डिप्यूटी चेयरमैन की वैकेंसी, उनका रेजिग्नेशन, उनका रिमूवल कहाँ पर दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 90 में दिया हुआ है। अब हमारा आता है आर्टिकल नंबर 91, जिसमें दिया हुआ है डिप्यूटी चेयरमैन और अदर पर्सन एक्ट एज चेयरमैन, यानी अगर चेयरमैन का जो ऑफिस या चेयरमैन का जो पोस्ट है अगर वो वैकेंट रहता है तो उनकी जगह डिप्यूटी चेयरमैन या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा चेयरमैन की ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, वो इंसान चेयरमैन की तरह एक्ट करेगा, ओके। वंस अगेन क्या दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 91 में कि अगर चेयरमैन की सीट वेकेंट है तो डिप्टी चेयरमैन एक्ट करेगा चेयरमैन की तरह, उसी के साथ में अगर मान लीजिए डिप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट है तो कोई भी एक पर्सन जिसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वो एक्ट करेगा एज अ चेयरमैन। अब आता है आर्टिकल नंबर 92, प्रोहिबिशन फ्रॉम प्रिसाइडिंग। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है प्रोहिबिशन फ्रॉम प्रिसाइडिंग, ये यहाँ पे दोनों की बात करी हुई है, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए चेयरमैन है और चेयरमैन के लिए रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन उस उनको हटाने के लिए अभी हमारी पार्लियामेंट में चल रहा है, ठीक है, तो जब ये रिजोल्यूशन चल रहा होगा उस टाइम पे वो प्रिसाइड नहीं कर सकता, राज्यसभा को प्रिसाइड नहीं कर सकता। सेम अगर डिप्यूटी चेयरमैन को हटाने के लिए पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन चल रहा है, रिजोल्यूशन अभी इन प्रोसेस है, तो डिप्यूटी चेयरमैन भी उसकी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि प्रोहिबिशन फ्रॉम प्रिसाइडिंग, ना तो चेयरमैन प्रिसाइड कर सकता है हमारी राज्यसभा को जब उसके लिए रिमूवल का रिजोल्यूशन चलेगा, ना ही डिप्यूटी चेयरमैन। तो आई होप आपको आर्टिकल 90, 91, 92 समझ आए होंगे, एंड 89 में तो चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के। अब देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट चेयरमैन एंड इंपॉर्टेंट डिप्यूटी चेयरमैन देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट चेयरमैन थे हमारे इंडिया के वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये चीज ध्यान रखिएगा कि यही हमारे इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आवर कंट्री कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
प्रेजेंट में कौन है? सीपी राधा कृष्णन। ओके, हम ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एंड प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सीपी राधा कृष्णन। ये भी राधा कृष्णन थे, ये भी राधा कृष्णन है। अगर अब हम देखें कि लॉन्गेस्ट टर्म किसका था, तो मोहम्मद हमीद अंसारी का था। शॉर्टेस्ट वीवी गिरी जी का था। ठीक है, वंस अगेन, फर्स्ट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रेजेंट सीपी राधाकृष्णन, लॉन्गेस्ट मोहम्मद हमीद अंसारी एंड शॉर्टेस्ट वीवी गिरी। अब हम डिप्टी चेयरमैन देख लेते हैं। तो फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन कौन थे हमारी राज्यसभा के? SV कृष्णा मूर्ति राव। फर्स्ट भी यही थे एंड लॉन्गेस्ट भी यही थे। अब हम देखते हैं शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका था? शॉर्टेस्ट था MM जैकब का। ठीक है, किसका था? MM जैकब का। और प्रेजेंट में हमारे डिप्टी चेयरमैन कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, फर्स्ट कौन थे? SV कृष्णा मूर्ति राव, जो कि लॉन्गेस्ट भी थे, एंड MM जैकब शॉर्टेस्ट टर्म था इनका, और प्रेजेंट में हरिवंश नारायण सिंह है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 93, जो कि है स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। हमने चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पढ़ लिया है, अब हम लोकसभा के स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर पढ़ेंगे। तो देखिए, स्पीकर की कुछ क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, स्पीकर क्या होता है। सेम डिप्यूटी स्पीकर की कुछ क्वालिफिकेशन है और वो क्या है, उसका टेन्योर, उसका रेजिग्नेशन, रिमूवल, वो देख लेते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो देखिए, हमारा जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है उसकी क्वालिफिकेशंस में फर्स्ट तो यही है कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। सेकंड है कि वो मेंबर होना चाहिए लोकसभा का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट बोला गया है कि वो मेंबर होना चाहिए लोकसभा का। तो मेंबर, लोकसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशंस क्या थी? कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसी के साथ में मिनिमम उसकी 25 ईयर एज होनी चाहिए। ये हमने पहले भी देखा। तो यहाँ पे दो चीज लिखी है, सिटीजन ऑफ इंडियन, मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर होना इसे जरूरी है। देखो, वैसे ही डिप्यूटी चेयरमैन को राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी था, लेकिन चेयरमैन को जरूरी नहीं है कि वो राज्यसभा का मेंबर हो। बट यहाँ पे लोकसभा के केस में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को मेंबर ऑफ लोकसभा होना जरूरी है। उसी प्रकार डिप्टी स्पीकर भी सिटीजन ऑफ इंडियन, मेंबर ऑफ लोकसभा होना चाहिए। स्पीकर को ओथ, जो स्पीकर है, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि इसकी अगर ओथ है तो ऑलरेडी ये तो मेंबर ऑफ लोकसभा है, तो जब ये मेंबर ऑफ लोकसभा बना होगा तभी इसने एज अ मेंबर इसकी ओथ तो ले ली होगी, तो अब इसको अलग से ओथ लेने की तो जरूरत है नहीं, तो टेकन एज अ मेंबर। ठीक है, सेम अगर डिप्टी स्पीकर की ओथ है तो वो टेकन एज अ मेंबर। अब सैलरी एंड अलाउंसेस क्या है हमारे स्पीकर के? बाय पार्लियामेंट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सेम टू सेम हमारा डिप्टी स्पीकर का भी वही है, बाय पार्लियामेंट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। लोकसभा के स्पीकर का टेन्योर 5 ईयर, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का टेन्योर 5 ईयर। अब देखिए, स्पीकर रेजिग्नेशन किसको देगा? DS यानी डिप्टी स्पीकर को। ठीक है, यानी डिप्टी स्पीकर को। अब डिप्टी स्पीकर रेजिग्नेशन किसको देगा? स्पीकर को। यानी ये एक दूसरे को ही रेजिग्नेशन देंगे। अगर डिप्टी स्पीकर को हटना है तो स्पीकर को मतलब रेजिग्नेशन लेटर देगा अपना, और स्पीकर को हटना है तो ये डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन लेटर देगा। चेयरमैन में और जो वाइस चेयरमैन थे उनमें क्या डिफरेंस था कि चेयरमैन अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता था? प्रेसिडेंट को देता था। ठीक है, ये ध्यान रखना। बट यहाँ पे स्पीकर किसको देगा? डिप्टी स्पीकर को देगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आता है आर्टिकल नंबर 94, जिसमें वैकेंसी, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल की बात करी गई है। अब यहाँ पे वैकेंसी, रेजिग्नेशन और रिमूवल की बात दोनों की करी गई है, स्पीकर की भी एंड डिप्टी स्पीकर की भी। ठीक है, अब आता है आर्टिकल नंबर 96, व्हेन रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल इज पेंडिंग। व्हेन रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल इज पेंडिंग, डू नॉट प्रिसाइड। सेम वही चीज कि जब हमारे लोकसभा के स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के खिलाफ रिजोल्यूशन चल रहा होगा, हमारी पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन प्रोसेस में होगा, तब ये लोग प्रिसाइड नहीं कर सकते। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ स्पीकर के पावर एंड फंक्शंस देख लेते हैं हमारी लोकसभा को लेकर, कि स्पीकर के पास क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनकी क्या क्या पावर होती है, वो एज अ स्पीकर क्या क्या उनके पावर और फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो उनकी फर्स्ट पावर या फिर फंक्शन है, प्रिसाइड्स ओवर एंड कंडक्ट्स द प्रोसीजिंग ऑफ लोकसभा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारी लोकसभा की प्रोसीजिंग्स को प्रिसाइड करेंगे, है ना, और उसी के साथ में उनकी प्रोसीजिंग्स को कंडक्ट भी स्पीकर ही करता है ना, स्पीकर ही कंडक्ट करेगा और स्पीकर ही प्रिसाइड करेगा।
कैन एडजर्न द हाउस इन एब्सेंस ऑफ कोरम। अब यहाँ पे कोरम का मतलब क्या होता है और एडजर्न का मतलब क्या होता है, ये दो टर्म हमको समझनी है, तो हमको इस सेंटेंस का मतलब समझ आ जाएगा। कोरम होता है हमारा कि कोई भी लोकसभा की मीटिंग करवाने के लिए या फिर मीटिंग होने के लिए लोकसभा के 1/10 मेंबर का होना आवश्यक है, तभी मीटिंग हो सकेगी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कोरम क्या होता है। कोरम होता है प्रेजेंट 1/10 मेंबर मीटिंग। देखो यहाँ पे मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिख दिया है ताकि आप समझ सको कि अगर कोई भी मीटिंग हमारी लोकसभा की हमको करवानी हो तो 1/10 मेंबर का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर 1/10 मेंबर नहीं होते हैं तो हमारी लोकसभा की मीटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको कोरम बोला जाता है, क्वारम बोला जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए लोकसभा की मीटिंग बुलानी है लेकिन 1/10 मेंबर नहीं हो पा रहे हैं, बाकी सारे मतलब 1/10 प्रेजेंट है ही नहीं, एब्सेंट है। ठीक है, 1/10 जो कंडीशन हमारी है कि 1/10 मेंबर होना चाहिए तभी मीटिंग होगी, वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रही होगी। तो अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है, एब्सेंस ऑफ कोरम हो जाता है, तो स्पीकर एडजर्न कर सकता है हाउस को, है ना। तो स्पीकर क्या कर सकता है, एडजर्न कर सकता है, यानी रोक सकता है उस मीटिंग, मतलब मीटिंग नहीं होगी तो वो रोक सकता है उस चीज को। कौन, स्पीकर। तो ये इसका एक फंक्शन हो गया, हो गया। अब स्पीकर का एक फंक्शन और है कास्टिंग वोट का। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए लोकसभा की मीटिंग चल रही है, क्या चल रही है, लोकसभा की मीटिंग चल रही है मान लीजिए। अब उस मीटिंग में अगर टाई हो जाता है, यानी कोई भी इंसान एक डिसीजन पे नहीं पहुंचता है, टाई हो जाता है, तो ऐसे तो स्पीकर जो होता है ना उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। बट अगर हमारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि टाई हो जाता है, जब वोटिंग्स टाई हो जाती है हमारी लोकसभा में, उस टाइम पे स्पीकर को वोट देने का अधिकार होता है और उसी वोट को कास्टिंग वोट बोला जाता है। यानी जब लोकसभा की मीटिंग में लोकसभा के मेंबर डिसीजन नहीं ले पाते हैं और वोटिंग में टाई हो जाता है, तब स्पीकर वोट करता है और उसके उसी वोट को कास्टिंग वोट कहा जाता है। तो कास्टिंग वोट की जो पावर है किसके पास है, स्पीकर के पास है। प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सीटिंग, जब भी लोकसभा एंड राज्यसभा जॉइंट सीटिंग करती है तो उसे कौन प्रिसाइड करता है, स्पीकर। ठीक है, जॉइंट सीटिंग में लोकसभा का हेड यानी स्पीकर ही उस मीटिंग को प्रिसाइड करता है। डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल, यानी कोई भी बिल होता है, देखो कोई भी एक्ट कैसे बनता है ना, लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट, आपको पता है पार्लियामेंट एक्ट बनाती है। तो एक्ट कैसे बनता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। आई होप आपको पता होगा मनी बिल क्या होता है, और जिन बच्चों को नहीं पता है तो हमारा जो अभी पार्लियामेंट का पार्ट 3 आएगा उसमें मैं आपको आराम से बिल क्या होता है, फिर कैसे एक्ट बनता है, पार्लियामेंट कैसे एक्ट बनाती है, वो सारी चीजें बताने वाली हूँ। यहाँ पे आप सिर्फ ये ध्यान रख लीजिए कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है हमारा स्पीकर। ठीक है, कौन डिसाइड करता है, स्पीकर। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। अब इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन क्या होता है, ये हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जहां जहां भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है तो उस पार्लियामेंट्री मतलब जहां जहां पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है तो वहां पे जो जो भी उस पार्लियामेंट का हेड होगा उनका एक यूनियन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कहलाता है। यानी पूरे वर्ल्ड की पार्लियामेंट्स का एक यूनियन बना हुआ है जिसको इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कहते हैं। तो इस इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में हमारे इंडिया को कौन प्रेजेंट करता है, कौन रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, स्पीकर। ओके, अब आता है अपॉइंट चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी। देखो हमारा पार्लियामेंट है बट पार्लियामेंट में हमें बहुत सारी कमिटीज बनानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा काम होता है, सिर्फ मिनिस्टर्स या मेंबर्स ही उस काम को नहीं कर सकते, इतना काम होता है। ठीक है, पूरा मतलब मानो आप देश चलाते हैं वो, तो उनको कितना काम होता होगा, तो उसके लिए ना कुछ कमिटीज बनती है। तो उन कमिटीज का जो भी चेयरपर्सन होते हैं ना, मतलब उन कमिटीज की अगर कोई भी कमिटी बन रही हो तो उनके चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है, स्पीकर अपॉइंट करता है। ठीक है, तो याद रखना कि पार्लियामेंट्री कमिटीज के चेयरपर्सन को स्पीकर अपॉइंट करता है। अब स्पीकर, कुछ ऐसी पार्लियामेंट्री कमिटीज होंगी जिनके चेयरपर्सन को ये अपॉइंट करेगा और कुछ कमिटीज का तो ये खुद हेड होता है। ठीक है, ये खुद ही चेयरपर्सन होता है। तो ऐसी कौन कौन सी कमिटी है जिसका ये खुद चेयरपर्सन होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, रूल्स कमिटी,
जनरल पर्पस कमेटी, ठीक है। अब देखो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्या होता है, हमारी लोकसभा में किस तरह से बिजनेस होगा, बिजनेस का मतलब क्या होता है कि चीजें किस तरह से चलेगी, किस तरह से नहीं चलेगी, वो सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, स्पीकर। कौन से रूल्स रेगुलेशंस हमको रखने हैं लोकसभा में, वो कौन डिसाइड करता है, स्पीकर। और जनरल पर्पस कमेटी यानी ऑब्वियस है, देखो ये हेड है लोकसभा का, तो लोकसभा में क्या होना चाहिए, कौन सी चीज पर डिस्कशन होना चाहिए, अभी हमें क्या डिस्कशन करना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, हेड डिसाइड करेगा, ठीक है। अब पावर एंड फंक्शंस आते हैं डिप्यूटी स्पीकर के। प्रिसाइड्स ओवर लोकसभा इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर। देखो डिप्यूटी स्पीकर जो है ना लोकसभा का, वो तभी प्रिसाइड करता है, वो तभी प्रिसाइड करता है हमारी लोकसभा को जब स्पीकर एब्सेंट हो। ओके, उसी के साथ में जब स्पीकर एब्सेंट और अगर ज्वाइंट मीटिंग हो रही है, ज्वाइंट सीटिंग हो रही है, तो उसमें भी कौन प्रिसाइड करेगा, डिप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेगा। यहाँ पे मैंने डीपी लिख दिया बट ये डीएस है, ठीक है, यानी डिप्यूटी स्पीकर। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्पीकर्स पढ़ लेते हैं एंड डिप्यूटी स्पीकर पढ़ लेते हैं। तो हमारे फर्स्ट स्पीकर कौन थे इंडिया के, गणेश वासुदेव मावलांकर। कौन थे, गणेश वासुदेव मावलांकर। ओके, फर्स्ट ये थे। प्रेजेंट में कौन है, ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला जी। फर्स्ट कौन थे, गणेश वासुदेव मावलांकर एंड प्रेजेंट कौन है, ओम बिरला। शॉर्टेस्ट टर्म किसका था, नीलम संजीवा रेड्डी का। लॉन्गेस्ट था बलराम झाकड़ का। देखो यहाँ पे ना बलराम झाकड़ जो है ना, बलराम झाकड़ कौन है आपको पता है, बलराम झाकड़ कौन थे, ये ना आप नाम आपने पढ़ा होगा हमारी एमपी पॉलिटी में। अगर आप लोगों ने एमपी पॉलिटी पढ़ी होगी ना, तो बलराम झाकड़ कौन थे वो आपको पता होगा। तो अगर आपको पता है बलराम झाकड़ कौन थे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट टर्म किसका था एज ए स्पीकर, बलराम झाकड़ का। शॉर्टेस्ट था नीलम संजीवा रेड्डी का एंड प्रेजेंट में ओम बिरला है। और फर्स्ट फीमेल, मतलब देखो स्पीकर ने एक फीमेल भी थी, तो फर्स्ट फीमेल स्पीकर कौन थी, मीरा कुमार। ओके, डिप्यूटी स्पीकर की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट कौन थे, एम ए अयंगर। शॉर्टेस्ट शिवराज पाटिल। लॉन्गेस्ट जीजी स्वेल एंड प्रेजेंट वेकेंट। ओके, प्रेजेंट में कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं है हमारी लोकसभा का। अब यहाँ पे आता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स मेंबर ऑफ न्यू लोकसभा टू प्रिसाइड अवर फर्स्ट मीटिंग। देखो हमारी लोकसभा चली, देन इसका टर्म हो गया 5 साल का और ये खत्म हो गई, न्यू इलेक्शन हुए तो हमारी नई लोकसभा बनी। तो जब हमारी ये नई लोकसभा बनती है ना, तो इस लोकसभा के एक मेंबर को हमारा प्रेसिडेंट फर्स्ट डे, फर्स्ट मीटिंग में अपॉइंट करता है एज अ प्रोटेम स्पीकर। और यही प्रोटेम स्पीकर जो है ना, ये जो न्यू मेंबर होते हैं ना लोकसभा के, उनकी ओथ को एडमिनिस्ट्रेट करवाता है, ठीक है। समझ आया आपको, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा न्यू लोकसभा में से एक मेंबर को, जो हमारी फर्स्ट मीटिंग में प्रिसाइड करता है, उसे प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, क्योंकि अभी स्पीकर तो बनता नहीं है। देन फर्स्ट मीटिंग में ही सारे हमारे जो लोकसभा के मेंबर है वो ओथ ले लेते हैं। तो ओथ कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, प्रोटेम स्पीकर करता है। असिस्ट इलेक्शन ऑफ स्पीकर, उसी के साथ साथ ये स्पीकर का इलेक्शन भी करवाता है, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर के 2 फंक्शन है, फर्स्ट मेंबर्स की, न्यू मेंबर्स की ओथ दिलवाना, और उसी के साथ में असिस्ट करना इलेक्शन को, किसके इलेक्शन को, स्पीकर के, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर आई होप आपको समझ आ गया था, आ गया होगा। तो हमारे जो फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे, जीवी मावलांकर एंड प्रेजेंट में कौन है, कौन थे, श्री भर्तहरि महताब। कौन थे, श्री भर्तहरि महताब। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ आर्टिकल नंबर 98, सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। याद रखना कि हमारे पार्लियामेंट का एक सेक्रेटरीट भी होता है, तो वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 98 में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 99 में क्या दिया हुआ है, ओथ बाय मेंबर्स। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रेसिडेंट और पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, यानी हमारे जो मेंबर है पार्लियामेंट के, उनकी ओथ कौन करवाता है, प्रेसिडेंट या फिर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। अब आप बोलोगे कि अभी तो आपने बताया कि ओथ तो प्रोटेम स्पीकर दिलवाते हैं, फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट क्यों कह रहे हैं। तो देखो प्रोटेम स्पीकर जो है ना, ये सिर्फ लोकसभा का होता है, राज्यसभा का थोड़ी ना होता है, ये सिर्फ लोकसभा का होता है। तो यहाँ पे 2 चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी इस आर्टिकल के हिसाब से। फर्स्ट तो ये कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है हमारी एग्जाम में कि पार्लियामेंट के
मेंबर्स की ओथ कौन कंडक्ट करवाता है? देखो यहाँ पे सिर्फ लोकसभा का या सिर्फ राज्यसभा का नहीं पूछा है, यहाँ पे पार्लियामेंट का पूछा है। तो अगर पार्लियामेंट का पूछे ना तो ओथ कौन कंडक्ट करवाता है? प्रेसिडेंट करवाता है, ठीक है। बट सिर्फ लोकसभा का पूछे ना तो देन हमको प्रोटेम स्पीकर लगाना है, ठीक है। समझ आ गया? अब आता है आर्टिकल नंबर 100 जिसमें वोटिंग एंड क्वारम क्या होता है वो लिखा हुआ है। देखो, डिसाइडिंग और कास्टिंग वोट बाय चेयरमैन और स्पीकर। क्या होता है कास्टिंग वोट? मैं वो आपको बता चुकी हूँ। अगर राज्यसभा में कोई भी ऐसा मुद्दा चल रहा है जिसपे वोटिंग हो रही है और वो वोटिंग अगर टाई हो जाती है देन चेयरमैन वोट करता है, अदरवाइज चेयरमैन वोट नहीं करता है। तो वो जो चेयरमैन वोट करता है उसी को कास्टिंग वोट बोला जाता है। सेम स्पीकर के साथ भी यही कंडीशन है। तो क्या होता है कास्टिंग वोट, आपको समझ आ गया होगा। 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप में ऊपर आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि ये क्या होता है और इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो मैं बार बार नहीं समझाऊंगी। अब आता है आर्टिकल नंबर 101 जिसमें लिखा है वेकेशन ऑफ सीट्स, यानी हमारे पार्लियामेंट की सीट वेकेंट कैसे होगी, मतलब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमको सीट वेकेंट करनी पड़ेगी, तो वो चीज 101 में बताई गई है। तो देखिए, नो पर्सन शेल बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउस। अगर कोई भी एक ऐसा इंसान है जो दोनों हाउस का मेंबर है, यानी राज्यसभा सभा का भी है एंड लोकसभा का भी है, तो उसको उसकी एक सीट वेकेंट करनी पड़ेगी। अगर वो राज्यसभा का मेंबर भी और लोकसभा का मेंबर भी है तो उसको फटाफट राज्यसभा की मेंबरशिप से रिजाइन देना पड़ेगा, तभी वो लोकसभा की सीट को कंटिन्यू कर सकता है। और अगर वो रेजिग्नेशन नहीं देता है तो ऑटोमेटिक उसकी राज्यसभा की सीट तो चली जाती है और वो लोकसभा की सीट को कंटिन्यू कर सकता है। If a person is elected to both houses, they must resign, अदरवाइज राज्यसभा मेंबरशिप एंड। ये मैंने अभी आपको समझाया कि उसको रिजाइन करना पड़ेगा और 10 दिनों के अंदर करना पड़ेगा। अगर 10 दिन में उन्होंने रिजाइन नहीं करा, देखो राज्यसभा के लिए भी वो इलेक्ट हुआ, लोकसभा के लिए भी, तो यहाँ तो वो लोकसभा से रिजाइन कर दे, राज्यसभा का मेंबर ही रहे, या फिर वो राज्यसभा से रिजाइन कर दे और लोकसभा का मेंबर ही रहे। बट अगर वो रिजाइन नहीं करता है तो वो लोकसभा का मेंबर ही बना रहेगा और राज्यसभा की सीट उसकी ऑटोमेटिकली चली जाएगी, ठीक है। और ये उसको 10 डेज के अंदर रिजाइन देना पड़ेगा। पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो सकता, और अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है तो वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता, ठीक है। वो एक ही चीज का मेंबर हो सकता है। ये यहाँ वही चीज लिखी है, पर्सन टू सीट्स वन मस्ट रिजाइन, एमपी एब्सेंट फॉर 60 days विदाउट परमिशन मे सीट वेकेंट। आर्टिकल नंबर 101 में सीट कब कब वेकेंट हो सकती है वो बताया गया है, तो उसमें हमने ये सब पढ़ लिया। लास्ट में ये है कि अगर कोई भी मेंबर 60 डेज तक एब्सेंट रहता है, और ये 60 डेज तक एब्सेंट कब कैसे काउंट होगा, अगर हमारी पार्लियामेंट सेशन में है और सेशन में अगर वो 60 डेज तक एब्सेंट रहता है ना, देन उसकी सीट वेकेंट हो जाती है। अगर हमारी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और अगर वो एब्सेंट रहता है तो वो काउंट नहीं होगा। अगर पार्लियामेंट सेशन में है तभी 60 डेज काउंट होते हैं, ठीक है। अब आता है आर्टिकल नंबर 102 जिसमें दिया हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद ठीक है, हम इतना और कर लेते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी अगर कोई भी मेंबर है पार्लियामेंट का तो उसके क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन होंगे, ये आर्टिकल नंबर 102 में बताया गया है। तो अगर वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है, अगर हमारा एमपी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है, यानी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के साथ साथ अगर कोई भी ऐसे ऑफिस पे होता है, ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस पे होता है, इसी को मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। अगर वो एमपी होने के साथ साथ अगर कोई और भी पोस्ट पे है गवर्नमेंट पोस्ट पे, तो वो उस चीज को उसको यहाँ तो छोड़ना पड़ेगा, और अगर वो नहीं छोड़ता है तो ये उसका डिस्क्वालिफिकेशन बन जाता है एमपी बनने के लिए, ठीक है। अनसाउंड माइंड इज डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट। अनसाउंड माइंड यानी अगर मान लीजिए उसकी मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं है, अगर कोर्ट डिक्लेयर कर देता है ये चीज तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है एमपी, एज ए एमपी। डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, देखो डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि दिवालिया घोषित हो जाना, ठीक है। अगर हम हिंदी में बोले तो दिवालिया घोषित हो जाना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसका बैंक बैलेंस क्या है, अब 0 है ना। तो अगर ऐसा भी होता है देन वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहा, यानी अगर मान लीजिए वो इंडिया का सिटीजन है और वो एमपी है लेकिन उसने किसी और देश की भी मेंबरशिप ले ली हो,
तो वो ऑटोमेटिक हमारे इंडिया का सिटीजन होने के लिए ऐसा होता है कि हम किसी और देश की मेंबरशिप नहीं ले सकते, और अगर हमने वहाँ की मेंबरशिप ली तो ऑटोमेटिकली हमारे इंडिया की मेंबरशिप चली जाती है। तो अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है देन वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और अगर उसे 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है, जेल की सजा मिली है, अगर वो एमपी और उसे 2 साल से ज्यादा की जेल की सजा मिली है तो भी वो हट जाएगा एज अ एमपी। ठीक है, और अगर वो करप्शन वगैरह में पकड़ा जाता है तो डिस्क्वालिफाइड फॉर फेलर टू सबमिट इलेक्शन एक्सपेंसेस। अब देखिए, कोई भी हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जब भी इलेक्शन लड़ रहा होता है तो उसमें उसका जो जो एक्सपेंस हुआ, यानी इलेक्शन लड़ने में उसका कितना, उसने मतलब उसका क्या क्या खर्चा हुआ, क्या क्या एक्सपेंसेस हुआ, उसने क्या क्या करा, उस एक्सपेंस को, उस एक्सपेंसेस का, उसको ना मतलब जो जो एक्सपेंस हुआ है ना वो पूरा उसको सबमिट करना पड़ता है, एक डॉक्यूमेंट बना के सबमिट करना पड़ता है कि हाँ इलेक्शन में इतना एक्सपेंस हुआ है। तो अगर वो उसके इलेक्शन के एक्सपेंसेस को, उसकी रिपोर्ट को सबमिट नहीं कर पाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ठीक है, ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है बट ये भी एक डिस्क्वालिफिकेशन है। अब आता है आर्टिकल नंबर 103, डिसीजन ऑन मेंबर्स डिस्क्वालिफिकेशन इज टेकन बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। देखो, अभी हमने सारे डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ लिए कि क्या डिस्क्वालिफिकेशंस होते हैं, कि अगर कोई व्यक्ति एमपी है लेकिन अगर वो ये सारी चीजों में पकड़ा जाता है तो वो हट जाएगा, एज ए एमपी वो हट जाएगा। ठीक है, अब मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन जो है उनका जो डिसीजन है कि हाँ ये मेंबर, तो मान लीजिए ये मेंबर ने तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये मेंबर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे है या फिर इसका अनसाउंड माइंड हो गया है, ये सारे डिसीजंस कौन लेगा? प्रेसिडेंट लेगा। बट प्रेसिडेंट लेगा ये डिसीजन तो प्रेसिडेंट के होंगे, बट उसे एडवाइस कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। अब देखो यहाँ से ना 2 क्वेश्चन फिर बनते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट को कौन कौन एडवाइस करा जाता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है, बट अभी तक हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा था कि कोई और व्यक्ति प्रेसिडेंट को एडवाइस दे रहा है। बट यहाँ पे अभी हमने पढ़ लिया कि इलेक्शन कमीशन भी प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है। तो ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखना कि सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही नहीं, इलेक्शन कमीशन भी एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को। अब आता है हमारा आर्टिकल नंबर 105, पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स एंड कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब ये है कि हमारे पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर हैं और हमारे पार्लियामेंट की जितनी भी कमिटीज हैं उनके पास क्या क्या पावर्स है और क्या क्या प्रिविलेजेस है वो 105 में दिए हुए हैं। अब हमको इसमें डीप में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ये ध्यान रखना कि कौन से आर्टिकल में दिए हुए हैं। नाउ, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो बाय पार्लियामेंट, यानी हमारे एमपी का जो सैलरी होगा वो कौन डिसाइड करता है? वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है। देखो मतलब ये कितनी अजीब बात है ना कि कोई इंसान खुद की सैलरी को डिसाइड कर रहा है ना। मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो खुद अपनी सैलरी को डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ इतनी सैलरी होनी चाहिए। मतलब क्या बात हुई है? तो ये हमारा 106 में लिखा हुआ है। अब 107 में है इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। तो ये अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। आज हमने पढ़ लिया हमारा चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 89। आर्टिकल नंबर 90, वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ डिप्यूटी चेयरमैन। आर्टिकल नंबर 91, डिप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन एक्ट एज चेयरमैन। आर्टिकल नंबर 92, प्रोहिबिशन फ्रॉम प्रिसाइडिंग। फिर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन पढ़ लिया हमने। आर्टिकल नंबर 93, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। आर्टिकल नंबर 94, वैकेंसी, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। आर्टिकल नंबर 96, व्हेन रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल इज पेंडिंग। आर्टिकल नंबर 98, Secretariat of Parliament. Article number 99, oath by members. Article number 100, voting and quorum. Article number 101, vacation of seats. Article number 102, disqualification of members of Parliament. Article number 103, decisions of members of disqualification is taken by President on advice of Election Commission. Article number 105, powers and privileges of members committees of Parliament. Article number 106, salary and allowances of member of Parliament. अब यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।